स्टूडेंट्स, हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ी, सेक्शन नंबर 6 में पढ़ी, और अगर आप रिकॉल करें उसके सब सेक्शन 7 भी थे, और डेफिनेशन पढ़ा था अंडर सेक्शन 2E, जहां हमने कहा था अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हिंदुस्तान के बाहर PRI के एंड वाइस वर्सा PROI के, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, गारंटी वाला पॉइंट सिर्फ PRI से रिलेटेड था। तो वहां याद कीजिएगा, हमने कहा था चार्ट जो हमने बनाया सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में हमने कहा था दो ट्रांजैक्शंस अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं, एक रीपेमेंट ऑफ लोन या अमोर्टाइजेशन कह लीजिए, और दूसरा था डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद कीजिएगा, ये वही है ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फिर याद कीजिएगा, हमने सेक्शन 6 में पढ़ा और एंड में एनालिसिस बड़ा अच्छा निकाल के दिया था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज सच क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं अनलेस परमिटेड, राइट। ये बड़ी बात थी। तो याद कीजिएगा, जब हम सेक्शन 6(1) पढ़ रहे थे तो हमने कहा था परमिटेड है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 में मैंने कहा था कुछ ट्रांजैक्शन क्लास या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन मॉनेटरी लिमिट टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा परमिट की जा सकती है, और हमने पढ़ा था शेड्यूल नंबर 1 PRI के लिए परमिटेड था और शेड्यूल नंबर 2 PROI के लिए परमिटेड था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस थी, ये रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस थे। किसके द्वारा बनाए गए? RBI के द्वारा। ईयर सेम था 2000 का। तो हमने एक कोड की बनाई थी स्कीम LIC की, याद कीजिएगा SLIC। ऐसे मैंने कहा था एज ए PRI आप पैसा लगा सकते हैं, कहां? बाहर की सिक्योरिटीज में, फॉरेन सिक्योरिटीज कहें, डेरिवेटिव कहें। L से याद कीजिएगा वो लैंडिंग, बोरिंग, ओवरड्राफ्ट वाले पॉइंट थे, पैसे लिया है, दिया है, और गारंटीज भी उसके अंदर था, डिपॉजिट्स था उसके अंदर। I से याद कीजिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का पॉइंट था, और C से देखिए करेंसी वाले पॉइंट्स थे, और C से ही देखिए फॉरेन करेंसी लोन्स रेजिंग की भी बात थी, या फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की भी बात थी, या C से था कैपिटल एसेट्स हिंदुस्तान के बाहर हैं, उसमें से रेमिटेंस की हमने बात करी। तो इसलिए जो ODI है बड़ा सिंपल सा है कि कोई भारतीय हिंदुस्तान के बाहर क्या लगा रहा है, ओवरसीज बाहर क्या लगा रहा है, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप जब हिंदुस्तान के बाहर पैसा लगा रहे हैं तो स्वाभाविक है भाई किस में लगा रहे होंगे? JV का मतलब आपने हिंदुस्तान के बाहर कोई ज्वाइंट वेंचर किया होगा। जैसे याद कीजिएगा, हम करंट अकाउंट जब ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे भी याद कीजिएगा रूल नंबर 3 के अंदर शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस में हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। याद है? पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट वाले 2 पॉइंट थे। एक था आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया JV में या होली ऑन सब्सिडरी बाहर में, याद है? वहां पे भी हमने JV इस्तेमाल किया था और यही वर्ड इस्तेमाल किया था, होली ऑन सब्सिडरी। तो पक्की बात है, हिंदुस्तान के बाहर किसी के साथ आपने JV बनाया है या किसी कंपनी को पूरी तरह से वहां पे क्या किया, आपने अक्वायर कर लिया, तो दिमाग लगाओ, अगर आपने किसी बाहर की कंपनी को अक्वायर कर लिया तो ऑब्वियसली आपको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं ODI। आपने उसके शेयर लिए हैं तो भाई साहब क्या बन गई बेटा? सिक्योरिटी बन गई। इसलिए देखिए इसके ऊपर रेगुलेशंस आती हैं 2004 की। कौन सी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर हम पढ़ गए थे 2ZE में। हमने कहा था साहब इसके अंदर सब कुछ है, सेल है, परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, मोर्टगेज है, किसी भी तरह से हमने कहा था हर चीज इसके अंदर आएगी। ट्रांसफर या इशू ऑफ, या आपने इशू किए हैं क्या? एनी व्हाट फॉरेन सिक्योरिटी। और फॉरेन सिक्योरिटी याद कीजिएगा 2 में हमने क्या पढ़ा था? पहली बात हमने कहा था मींस ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी शेयर, स्टॉक, डिबेंचर विच आर एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? फॉरेन करेंसी। और हमने कहा था एंड इंक्लूड्स व्हाट, कि अगर ये एक्सप्रेस्ड है फॉरेन करेंसी में, इवन उसका रिटर्न या रिडम्पशन किस में है? इंडियन करेंसी में है। तो ये वो वाली रेगुलेशंस है। तो इसको थोड़ा दिमाग में लेके चलिए, आपको कहानी इजी लगेगी। मैं नहीं कहूंगा टफ लगेगी, इजी लगेगी। तो देखिए जब ये रेगुलेशंस आती हैं ODI से रिलेटेड, तो स्वाभाविक है कुछ डेफिनेशंस होंगे उससे रिलेटेड। तो ये रेगुलेशन के अंदर डेफिनेशन उनकी बात कर रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने ODI कहा ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। देखिए 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिनको शॉर्ट में बोजो कहा जाता है, ये भारत में आए और इनकी मुलाकात ये गुजरात में ऑब्वियसली गांधी आश्रम में गए, राइट। तो गुजरात में स्वाभाविक है सबसे बड़ा रिचेस्ट हमारा कॉर्पोरेट कौन है? अडानी ग्रुप। ये गौतम अडानी जी से मिले, तो गौतम अडानी ने उनसे वादा किया कि वो, मतलब एक इंडियन, दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड,
कि एक इंडियन ने एक इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि हम आपके देश में एज मेरी कंपनी 1 बिलियन यूएसडी कम से कम इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर अडानी साहब वहां जाते हैं, पैसा लगाते हैं, इसे क्या कहेंगे? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इसी तरह से कोई देश के लोग आते हैं तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज मिलकर आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं कि बिजनेस को क्या किया जाए, फ्लरिश किया जाए। ऐसे हम भी चाहेंगे उनकी कंपनियां इंडिया में आए, उससे इंडिया में क्या आ गया? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई का रिवर्स है, पैसा जाएगा बाहर। सो कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड इंडिया है, मीन्स कहता है इन्वेस्टमेंट इधर अंडर ऑटोमेटिक रूट या अप्रूवल रूट। तो एक चीज आपको समझ में आ गई यहां से कि बाहर पैसा लगाना है ना, 2 रूट है। ऑटोमेटिक का मतलब बिल्कुल एलआरएस की तरह हो गया, भैया लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। अप्रूवल का मतलब पापा से पूछ के जाओ, पापा आप जानते हैं इस एक्ट के लिए कौन है? आरबीआई है। तो 2 रूट है, हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। अब कहता है पैसा कैसे लगाओगे? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल। सर कैपिटल वर्ड से तो याद आता है प्रोप्राइटरशिप या फर्म। हाँ, वहां की किसी प्रोप्राइटरशिप में पैसा लगा रहे हो, या सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ फॉरेन एंटिटी। तो यहां मेमोरेंडम वर्ड देखते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए? सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सोचिए, जब हम अपने देश में कोई कंपनी बनाते हैं तो हम कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं कि साहब एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी बनाते समय कम से कम जितने लोग होते हैं उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो पक्का यहां पे आपने क्या किया है? कोई बाहर की एंटिटी में, मतलब यहां पे थोड़ा मैसेज आ रहा है, कोई पक्का बाहर गया तो कोई कंपनी बना ली आपने जाके, या उस कंपनी को क्या किया होगा आपने? एक्वायर वगैरह किया होगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, बाहर पैसा लगा रहे हो, चाहे किसी प्रोप्राइटरशिप में लगाओ तो वर्ड क्या इस्तेमाल कर लेंगे? कैपिटल। अदरवाइज हमने वर्ड क्या इस्तेमाल कर लिया? सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एंटिटी। तो आपने किसी कंपनी वगैरह में पैसे लगाए जा सकते हैं। जैसे हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में ही पढ़ा था, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस थी PRY के लिए, याद कीजिए 5 थी, राइट। तो हमने कहा था कोई भी बाहर वाला आदमी पैसे ना लगाए, चाहे कैपिटल के रूप में चाहे शेयर्स के रूप में, किसी इंडियन एंटिटी में, अगर वो ये 5 काम करे। याद कीजिए, एक था चिट फंड, नंबर 2 था निधि कंपनी, तीसरा क्या था? एग्रीकल्चर प्लांटेशन था, और देन हमने क्या पढ़ा? कोई फार्म हाउसेस की कंस्ट्रक्शन वगैरह ना हो। देन हमने पढ़ा था TDR, दैट इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स वगैरह में आप पैसा नहीं लगाएंगे, रियल एस्टेट में आप पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी याद कीजिएगा कि जहां कुछ डेवलपमेंट वगैरह करनी थी, टाउनशिप, ये वो आप कर सकते हैं। वो सब चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी। नंबर 2 देखिए, ये सीधा आई गया शेयर्स का पॉइंट। और परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप एक नई कंपनी बना रहे हैं। यहाँ क्या है? एक कंपनी है, उसके शेयर खरीद लिया आपने, राइट। तो दैट मीन्स यहां आप नई कंपनी, नई यूं कह लो फॉरेन कंपनी बना रहे हैं बाहर जाके। ये है पहले से बनी, उसको टेक ओवर कर रहे हो। कहां से शेयर खरीदे आपने? या तो सिंपल वहां की स्टॉक एक्सचेंज से, ओपन मार्केट परचेज जिसे कहते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए, आप इंटर में कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? एक सिंपल उदाहरण लीजिएगा। जैसे आप सारे जानते हैं, भारतीय महाराजा एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कह लीजिए, बुरे हालात थे। 60,000 रुपए का, 60,000 करोड़ रुपए का डेट था। किसने टेक ओवर किया? टाटा ने टेक ओवर किया। कितने में? 18,000 में। तो 18,000 में 60,000 का तो कंपनी का डेट है। वो डेट कौन बेयर करेगा? सरकार ही पे करेगी, क्यों? कंपनी क्या थी? लॉसेस में थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसे ही जैसे टाटा ने टेक ओवर किया एयर इंडिया को, ऐसे ही आपने जेट एयरवेज सुना होगा। जेट एयरवेज के बुरे हाल हो गए। 3 साल तक जेट एयरवेज क्या रही है? बंद रही है। तो इसलिए कंपनियों में जब बुरे हाल होते हैं तो पैसा कोई ना कोई इन्फ्यूज करता है। जैसे जेट में पहले भी जेट एयरवेज को बचाने के लिए इतिहाद एयरलाइंस आपने सुना होगा, उसने पैसे लगाए थे। तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कोई और आदमी आता है और आपकी कंपनी में इन्फ्यूज करता है फंड्स, इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनीज एक्ट से याद कीजिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब भी होता था ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों से आपने पैसा क्या किया है? उठाया है। ये वही चीज है। तो कहते हैं या तो मार्केट से खरीद लिए, या खुद डायरेक्टली कंपनी ने आपको नए शेयर दे दिए, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट होगी। ऑब्वियसली अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो यही हम कहेंगे थ्रू व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। सिग्निफाइंग अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एंटिटी। नेचुरल है, किसी कंपनी के आप कैपिटल में पैसा लगा रहे हो, कंपनी बना रहे हो, उसके एग्जिस्टिंग शेयर खरीद रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म नहीं है बेटा। क्या है ये?
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है आपका उस फाइनेंशियल, उस फॉरेन, सॉरी नॉट फाइनेंशियल, उस फॉरेन एंटिटी में, जिसे आप क्या बनाने जा रहे हो, जेवी या वॉस। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन साफ कह दिया गया है इसे हम ओडीआई नहीं मानेंगे। भाई किसे नहीं मानेंगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है? देखिए, जैसे आप अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट्स, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में आपने पैसा लगा दिया। जैसे आपने कुछ पैसा शेयर में लगाया, लेकिन इक्विटी में भी कुछ लगाया, प्रेफरेंस में भी लगाया, डिबेंचर में भी लगाया, बॉन्ड में भी लगाया, जीडीआर वगैरह ऐसे कह लीजिए, अलग अलग चीजों में आपने पैसे लगा दिए, पर्टिकुलरली एक चीज नहीं खरीदी। इसे कहते हैं बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट। तो कहता है अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उससे मंशा क्या नजर आती है? उससे मंशा क्लियरली नजर आती है आप बाहर के मार्केट में एंटर किए हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं एंटर किए हो, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए एंटर किए हो। ये समझने वाली बात है, राइट? इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेके चलेंगे। तो इसलिए यहां पे एक लॉजिक ले लीजिएगा, यहां आपका क्या है? शॉर्ट टर्म इंटेंट है, क्योंकि हम तो साफ कह रहे हैं आपने कैपिटल में या शेयरों में पैसे लगाने हैं। तो एनालिसिस यही है, ओडीआई या तो बाहर क्या करिए आपने, नई प्रोप्राइटरशिप कह लो या कंपनी बना रहे हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग को क्या कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो। प्रॉप मैंने लिखा है, तो दैट इज प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं, कहीं पे आप प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लो। सो ये था हमारी पहली डेफिनेशन, जिसका नाम है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। तो कहता चाहे ऑटोमेटिक रूट हो या अप्रूवल रूट हो, कैसे पैसे लगाए, जैसे मैंने एनालिसिस लिख दिया, या तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन की है, या मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया है, या एग्जिस्टिंग आपने शेयर खरीद लिए, कहां से, ओपन मार्केट, प्राइवेट प्लेसमेंट, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आपने खरीद लिए हैं, राइट? लेकिन मंशा क्या आपकी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या नहीं लेके चलेंगे? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां कहूंगा प्लीज आप एक स्टार लगा सकते हैं कि एमसीक्यू यहां पे अच्छा बन के आ सकता है, राइट? तो इसलिए कि एमसीक्यू आ सकता है, ये गलती नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो के ऊपर। एमसीक्यू के हिसाब से भी लेके चलें आप। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट हमें यहां नजर आ रही है, फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण दिया? देखिए मैंने उदाहरण दिया जैसे 2022 में ये बोजो यूके प्राइम मिनिस्टर वर्सेस गौतम अडानी। तो अडानी साहब ने क्या कहा कि भैया हम 1 बिलियन, 1 बिलियन, ऑब्वियसली अब जब आप प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड वाले से बात करें तो उसने कहा 1 बिलियन पाउंड, जिसका मतलब है जो पैसा हो गया यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो गया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई? एक तरह से ये हो गया आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो मींस कहते ये अमाउंट है किस चीज का? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, जहां आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस में? या तो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, या वहां पे लोन भी दे रहे हैं, तो पैसा तो लगा ही रहे हैं ना हिंदुस्तान के बाहर, या आप इवन गारंटी भी दे रहे हैं, 100% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी। बड़ी अंडरस्टूड सी वाली बात है। अगर बाहर वाली कंट्री को अगर आप गारंटी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से वो कंपनी क्या, वो कंट्री या उसमें जो कंपनी है क्या रेज कर रही है? पैसे रेज कर रही है, राइट? और कल वो डिफॉल्ट कर देगी तो आपको वो गारंटी के क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने ही पड़ेंगे, तो भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसलिए फाइनेंशियल कमिटमेंट का मीनिंग थोड़ा बड़े पैमाने पे आ गया। कहता आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे इक्विटी में लगा रहे हैं, चाहे लोन का मतलब डेट फंडिंग कह लीजिए, चाहे गारंटी है, और अगर परफॉर्मेंस गारंटी है। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, जरा समझिएगा बात को। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने क्या देनी है आपको? सर्विसेज देनी है, राइट? तो सर्विसेज क्या करनी होती है? परफॉर्म करनी है। देखिए एक होता है नॉर्मल गारंटी, हम किस हिसाब से लेके चलते हैं? देखिए गारंटी को हम लेके चलते हैं किस हिसाब से? लोन रिलेटेड। यह है लोन रिलेटेड। जैसे इंग्लैंड की किसी कंपनी ने कहीं से लोन लिया, अमेरिका से लिया, कहीं से भी लिया कह लीजिए, और हमने क्या दे दी? गारंटी। लोन रिलेटेड है। जबकि परफॉर्मेंस गारंटी किससे रिलेटेड है? वही इंग्लैंड की कंपनी ने किसी ना किसी से क्या किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? या तो गुड्स देने का, या क्या देने का? सर्विसेज। लेकिन क्या वो गुड्स दिए जाएंगे?
क्या वो सर्विसेज पूरी दी जाएंगी? इसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। याद कीजिएगा, इंटर में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप गारंटी में इस तरह से पढ़ के आते थे, परफॉर्मेंस गारंटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में बुलेट ट्रेन चल रही है, लेकिन उसके जो पहिए हैं, टायर जो हैं, आप हैरान होंगे जान के, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन के साथ था, यूक्रेन से बन के आने थे। और इंटरेस्टिंगली यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी किसने? रशिया ने। वहां पे सिर्फ अभी 18 टायर बने थे, ओनली 18, बट यू विल बी शॉक टू नो वो 18 भी इंडिया में आ रहे हैं, राइट? सिर्फ 18। तो ध्यान दीजिए, हम क्या मारेंगे? हमारे देश में तो ट्रेन नहीं चलेगी वो, राइट? तो ट्रेन नहीं चलेगी, तो इसलिए क्या ली जाती है? परफॉर्मेंस गारंटी की, नहीं तो काम अटक जाएगा। क्योंकि देखिए, देश में अगर कोई डेवलपमेंट करनी होती है, एक भी चीज, एक भी रोड ब्लॉक आ गया, देश बहुत पीछे चला जाता है। जैसे आप जानते हैं, हमारे सैटेलाइट जाते हैं ऊपर, और बहुत सारे देश हमसे हमारे सैटेलाइट यूज करके, मतलब हमारे जो सिस्टम है रॉकेट्स, उनको यूज करके अपने सैटेलाइट भेजते हैं। बट यू विल बी शॉक टू नो, हमारे देश में पहला ये हम सैटेलाइट बना लेते 1994 में, जो कि बना 2014 में। 20 साल देश पीछे रहा। ये जितना आपको इंटरनेट विंटरनेट नजर आता, सोचिए उस समय हम भी यंग थे, तो हमें भी अपने जमाने में ये सब चीजें मिली होती, ये मोबाइल मिला होता, ये इतना कुछ होता, इंटरनेट ये वो, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। कहने का मतलब है, कभी भी ये अमेरिका क्या सैंक्शंस लगाता रहता है। 1994 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था रशिया के साथ में इस चीज का, और 250 करोड़ में हमें ये एक इंजन आता है, इसे कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। मैं थोड़ा साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जितना मैं बता सकूं, तो अमेरिका ने रशिया को डराया, हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, इंडिया को मत दीजिए। और इंडिया के एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, देखिए नाम मैं एग्जैक्टली नहीं शायद बोल पाऊंगा, नंबूकनी साहब कुछ इस तरह से थे, वो इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा के, ये भी अमेरिका की चाल थी कि इंडिया ना बना पाए। हमारा टॉप इसरो साइंटिस्ट जेल में डाल दिया गया कि ही वाज ट्राइंग टू सेल द स्केचेस टू द पाकिस्तानीज एंड ऑल। बेचारे का कोई कसूर नहीं था। और हैरान रहेंगे, ये बात है 1994 की, और 2018 में इन हमारे साइंटिस्ट साहब को पद्म भूषण से भी नवाजा गया। तो ये बड़ी जबरदस्त चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा देश टेक्नोलॉजी में पीछे रहता है। तो इसलिए हमें ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। एक है हम चाहते हैं वो भी इंडिया में है, और दूसरा हम भी उन्हें कह रहे हैं हम भी आपके यहाँ आके पैसा लगाएंगे। और सबसे बड़ी कहानी क्या होती है? परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट में देश कितना पीछे जा सकता है, राइट? आई होप सो परफॉर्मेंस का आपको यहाँ मीनिंग पता चला होगा। कहता है परफॉर्मेंस गारंटी में, बस यहाँ परसेंटेज ध्यान दीजिएगा कितने की बात हो रही है, 50%। नंबर 2 कहता है ये जो कमिटमेंट है किसने दी है? इशूड बाय इंडियन पार्टी। यही मैंने कहा ना, ये गौतम अडानी वाला। टू और ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज जेवी, मतलब ये कमिटमेंट आप किसको दे रहे हो कि बाहर मैं जेवी बनाऊंगा या क्या बनाऊंगा? वो। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट इज अ वाइडर टर्म। ये एनालिसिस बड़ा बढ़िया है एज टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ऊपर अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वहां सिर्फ हम पैसा किसमें लगा रहे थे? कैपिटल या शेयरों में लगा रहे थे, राइट? यहां पे आपने देखा, देखिए इक्विटी भी आ गई भाई साहब, लोन भी है और गारंटीज भी आ गई। इसके अंदर 4 आइटम है। सो फाइनेंशियल कमिटमेंट इज अ वाइडर टर्म। तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरा काम है जितना मेरे को लॉ की समझ में है उसके हिसाब से आपको चीजें बता दूं, ताकि आप पेपर में हैंडल कर सको। पेपर में ये चीजें काम आएंगी आपके एनालिसिस, क्योंकि सारे पेपर हमें आते ही क्या है, केस स्टडी टाइप आता है भाई, क्या करें, कहानी आगे बढ़ती है। तीसरी डेफिनेशन, जॉइंट वेंचर मींस अ फॉरेन एंटिटी। ये क्लियर लेके चलिएगा, यही मैंने हाईलाइट किया, ये बाहर की एंटिटी है, फॉर्म्ड है, रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड, जो भी मर्जी कह लीजिए। कहां? होस्ट कंट्री। होस्ट का मतलब जिनके यहां जाके हम पैसा लगाने जा रहे हैं, बाहर का देश, उनके लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, इन विच इंडियन पार्टी मेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जेबी क्या है? फॉरेन एंटिटी है। कहां है? होस्ट कंट्री में है। कहां है? वहां बनाई गई है, जिसमें इंडियन पार्टी क्या करने जा रही है? ओडीआई। तो यहां आ गया, देखिए डेफिनेशन होस्ट कंट्री का। मीन्स ये सिंपल सी डेफिनेशन, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द कंट्री इन विच फॉरेन एंटिटी रिसीविंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन पार्टी। कि होस्ट कंट्री वो है जहां पे उसके देश की कोई एंटिटी भारतीयों से क्या ले रही है? पैसे ले रही है। वॉस का मतलब भी वही जेबी वाला लेके चलो, होली ओन्ड सब्सिडरी, जिसका मतलब है मीन्स में मतलब यही जेबी वाली सेम डेफिनेशन उठा लो।
ये सारा का सारा, ये कॉपी पेस्ट उठा लेंगे आप। फॉरेन एंटिटी है, बाहर बनी है, जिसमें इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सारा कॉपी पेस्ट। इन विच बस वॉस है, इसलिए हम क्या कहेंगे, आपने कितना पैसा लगाया, इंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाय व्हाट, इंडियन पार्टी, होली ओन्ड है भाई, इंटायर कैपिटल यहां लिखोगे। जेबी में सर कोई परसेंटेज नहीं बताई, क्योंकि यहां को ज्वाइंट वेंचर तो मिलके होता है। नॉर्मली हम ज्वाइंट वेंचर को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं टेम्परेरी पार्टनरशिप कह देते हैं कई बार, और पार्टनरशिप हमेशा थोड़ी इक्वलेंट होती है, आधा आधा पैसा कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से कोई मॉनेटरी लिमिट बताई नहीं गई है। जैसे आप एसोसिएट कंपनी पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, वहां पे हम एक लिमिट पढ़ते हैं, एसोसिएट बनती है जब आप कितना पैसा लगा दें, 20%, राइट। देन इंडियन पार्टी का मतलब क्या है, जैसे अडानी ग्रुप ऑब्वियसली कंपनी है, तो कहता है ये कोई भारतीय कंपनी भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, क्रिएटेड बाय ऑब्वियसली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सरकार की कंपनी कह लीजिए, या कोई फर्म, चाहे वो नॉर्मल हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, या आप सेपरेट एंटिटी एलएलपी एक्ट में हो। तो यहाँ इंटरेस्टिंग देखो, आपको प्रोप्राइटरशिप नहीं दिख रही। अगर मैं कहूं कि मैं जाके इंग्लैंड में 10 पाउंड इन्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं इंडिविजुअल, अब भाई मेरी औकात इतनी है, तो मैं नहीं दिख रहा इसके अंदर, है ना, तो इसके ऊपर बात करेंगे। कहता है मेकिंग इन्वेस्टमेंट कहां पे, जेवी या वोस में, मतलब कॉमन फैक्टर ओडीआई के लिए लेके चलिए, आप कोई जेवी या वोस बना रहे हैं, दिस इज, इसलिए हेडिंग में देखिएगा, इस पन्ने की हेडिंग में मैंने पहले वर्ड लिख दिया था, जेवी वोस पक्का हमें दिखना चाहिए, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, ये था मीन्स इंक्लूड में, देखिए मैं भी आ गया, क्योंकि क्या लिख दिया, एनी अदर एंटिटी एज आरबीआई में नोटिफाई, तो आरबीआई नोटिफाई कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल हो सकते हैं, राइट। व्हेन मोर देन वन, अगर एक कंपनी, बॉडी या फर्म, अदर एंटिटी मिलके पैसा लगाए, राइट, ऑल सच कंपनी, बॉडी या फर्म कह लीजिए, टू कॉन्स्टिट्यूट एज इंडियन पार्टी। तो एनालिसिस सिंपल सा है, आप चाहे अकेले पैसे लगाएं या क्या लगा लें, मिलके लगा लें, आप कहलाएंगे क्या, आप कहलाएंगे इंडियन पार्टी ही। लेकिन मेनली मीन्स में निकल गई 3 चीजें, भारतीय कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, लेकिन एनी अदर नोटिफाई की जा सकती है, जैसे मैं बता दूं इंडिविजुअल के लिए नोटिफिकेशन है। तो बेटा जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, आप ओडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं, 2 रूट होंगे, एक का नाम ऑटोमेटिक और दूसरे का नाम अप्रूवल। अप्रूवल में आरबीआई से पूछना है, ऑटोमेटिक है ये बात करते हैं, रेगुलेशन नंबर 6 डील करती है इससे। मोड्स कहें या रूट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। ऑटोमेटिक रूट किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट। इसलिए मैं बता रहा था ये दोनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट में 4 चीजें आ जाती हैं, ध्यान दीजिए, 1 इक्विटी, नंबर 2 लोन, नंबर 3 100% गारंटी, नंबर 4 50% परफॉर्मेंस गारंटी। और जबकि ओडीआई के अंदर या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा क्या था, कैपिटल था या शेयर कैपिटल कह लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट मतलब ये आरबीआई से नहीं पूछना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक में भी थोड़ा परेशानी है, कैसे, कहता बट इफ अमाउंट, अगर आप हिंदुस्तान के बाहर पैसा कितना लगा रहे हैं, मोर देन 1 बिलियन यूएसडी और इट्स इक्विवेलेंट, जैसे वो अडानी वाला ले लीजिए, वो यूएसडी को क्रॉस करेगा थोड़ा, राइट, तो आपको प्रायर क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई अप्रूवल। मतलब ऑटोमेटिक में वो एलआरएस वाली बात होगी, यूं कह लीजिए, पैसा लगाओ आप बाहर, कितना लगा सकते हो, 1 बिलियन यूएसडी, यूं पकड़ लीजिए। 1 बिलियन के ऊपर जाएंगे तो आरबीआई से पूछना पड़ेगा, इवन व्हेन फाइनेंशियल कमिटमेंट इज विद इन द एलिजिबल लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट। अरे ये क्या आ गया, जबरदस्त पॉइंट आ गया, ध्यान से समझना। हमने एक तरह से अभी ये पढ़ लिया कि 1 बिलियन तक आरबीआई से पूछना नहीं है, दैट इज ऑटोमेटिक, वरना पूछना पड़ेगा। लेकिन दरअसल ऑटोमेटिक रूट में इन्होंने एक लिमिट दी है। सर लिमिट ये होगी, नहीं लिमिट ये नहीं है, लिमिट दरअसल ये है, कहता अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट आप कर रहे हो तो एक लिमिट बताई गई है। क्या लिमिट बताई गई है, आप 400% पैसा लगा दो, किसका, अपनी नेटवर्थ का। नेटवर्थ का मतलब पेड अप कैपिटल प्लस व्हाट, फ्री रिजर्व्स, जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कह देते हैं। अपनी नेटवर्थ का आप 400% तक पैसा लगा सकते हो। और ये ऑब्वियसली नेटवर्थ कैसे कंप्यूट करेंगे, एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। देखिए जनवरी 2021 में इसके ऊपर प्रश्न भी आया था। कहने का मतलब क्या सीखा, मॉरल ऑफ द स्टोरी हमने ये देखा, हमें दोनों लिमिट्स देखनी होंगी। कैसे, क्योंकि दरअसल ऑटोमेटिक रूट में लिमिट दी गई है, आप पैसा लगा लो 400% अपनी नेटवर्थ का, तो आप कहोगे ठीक है आरबीआई से नहीं पूछना,
लेकिन ध्यान दीजिए, माना आपके लिए लिमिट ये बताई गई है, लेकिन जैसे ही ये अमाउंट किसको एक्सीड कर गया, मतलब रिवर्स में पढ़ा रहा हूं, लिखा कैसे उसको मत देखो, समझने के लिए रिवर्स में जाओ, या प्लीज हिंदी में लिख लो कि ऑटोमेटिक रूट में लिमिट है 400% वाली, लेकिन अगर ये लिमिट किसको क्रॉस कर गई, 1 बिलियन को क्रॉस कर गई, आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में आपको दोनों लिमिट के हिसाब से अपना आंसर देखना पड़ता है। तो ये पक्का थोड़ा सा आप चाहे मैं लिख देता हूं कि आप इसको किस तरह से पढ़ लीजिए, इन दोनों को हार्मोनाइज कैसे करें। लिमिट 400% है, राइट, ऑफ एनडब्ल्यू, लेकिन अगर ये मोर देन क्या हो गया 1 बिलियन वॉट यूएस डॉलर हो गया, तो आरबीआई से पूछो। इस ढंग से इसे लेके चलिए। नाउ कहानी आगे बढ़ती है। कहता लिमिट नॉट टू अप्लाई, कहता कोई टेंशन ही नहीं, मस्त करो। अब याद करो, जब हम एलआरएस पढ़ रहे थे, हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 9 पॉइंट पढ़े थे, तब भी हमने कहा था कोई टेंशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आरएफसी अकाउंट में से। नंबर 2 हमने पढ़ा था, अगर आप पैसा लगाते हो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट ईईएफसी, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन थी, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब वाली। सेम याद कीजिएगा, जब आरबीआई वाले हम पॉइंट पढ़ रहे थे, 2 कैटेगरी में हमने ब्रेक किए थे, 9+4 वाले, याद आ गया। तो 9+4 में हमने उसमें भी कहा था आरएफसी से कर दीजिए कोई टेंशन नहीं, इंटरनेशनल कार्ड से कर दीजिए कोई टेंशन नहीं, और ईईएफसी से कर दीजिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसमें 2 पॉइंट में टेंशन थी, जो आपने, एक था वो बाहर के एजेंट को आपने कमीशन दिया, दूसरा था प्री इनकॉर्पोरेशन, जहां पे आपको याद होगा मॉनेटरी लिमिट 25,000 और 1 लाख यूएसडी थी और 5% वाला लिमिट था, राइट। सेम वैसे ही कहता कोई टेंशन नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट किससे करें, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, और फंड्स रेज थ्रू एडीआर और जीडीआर। मतलब बात को समझिएगा, व्हाट इज एडीआर आप पूरा लिख सकते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। व्हाट इज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। दरअसल इसके ऊपर हम कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं, इंटर में सेक्शन 41 में, लेकिन हो सकता है आपको आपके टीचर ने ना पढ़ाया हो, क्योंकि सी इंटर में सेक्शन हटा दिया गया है, लेकिन मैं इंटर वालों को थोड़ा पढ़ा देता हूं कि उनको एक बेसिक नॉलेज जरूर रहे, क्योंकि काम आती है वो, राइट। तो अब दिमाग लगाइएगा, मैं मान लो एक भारतीय कंपनी हूं, मैंने पैसा रेज किया है एडीआर या जीडीआर से। एडीआर का मतलब अमेरिकन, जीडीआर का मतलब ग्लोबल। ये पैसा लिया ही बाहर से है, और बाहर से पैसा लेकर के अगर मैं बाहर मान लो अमेरिका से पैसा लूं और इंग्लैंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मेरे को ये बताना क्या इंडिया से 1 रुपया भी जा रहा, नहीं जा रहा। इसलिए इसके लिए लिमिट क्यों लगेंगी, इसलिए लॉजिक, बाहर से पैसा इकट्ठा किया और वहीं क्या कर दिया आपने, इन्वेस्ट कर दिया। और एक्सचेंज अर्नर अकाउंट भी तो यही बताया था मैंने कि आप पैसे कहां से कमाते हो, एक्सपोर्ट से कमाते हो, तो इसलिए यहां पे कोई लिमिट का पंगा नहीं है। नाउ फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो आप, कहां कर रहे हो, जेबी या वोस में, कैसे कर रहे हो। और डेफिनेशन में पढ़ के आए थे हम, कितनी बातें पढ़ के आए थे बेटा, 4 पढ़ के आए थे, वही दिखेगा आपको। देखो पहले दिख गया, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा था आप पैसा किस में लगा रहे हो, इक्विटी में लगा रहे हो। देखो यही आ गया, 100% ऑफ अमाउंट ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स एंड कह लो या और कह लो सीसीपीएस। व्हाट इज दैट, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब पैसा किस में लगाना है आपने, एक तरह से इक्विटी शेयर में लगाना है। एक बार दोबारा यहां डेफिनेशन देखिएगा, यहां पे वर्ड क्या था, डेफिनेशन में था इक्विटी, लेकिन जैसे हम रेगुलेशन 6 में गए, ऑटोमेटिक रूट में गए, थोड़ा सा बदलाव आया कि आप पैसा तो लगा रहे हो इक्विटी में, लेकिन थोड़ा प्रेफरेंस शेयर अलाउ कर दिए गए। लेकिन कौन से, जो 100% कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, किसमें, इक्विटी में। तो एट द एंड ऑफ द डे तो इक्विटी बन गया ना। नंबर 2, लेकिन अगला देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसलिए मैंने गोला घुमाया यहां पे। 100% ऑफ अमाउंट ऑफ व्हाट, अदर प्रेफरेंस शेयर। अरे भाई ऊपर ये लिख ही क्यों रहे थे, एक तरह से तो आपने क्या बना दिए, सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर आ गए। तो वो जो डेफिनेशन में था थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि इक्विटी के साथ अब क्या हो गया, प्रेफरेंस आ गया। नंबर सी देखिए, लोन वही आ गया। नंबर डी देखिए, गारंटी वही आ गया, 100% हर जगह चल रहा है प्लीज, राइट। और ये देखिए, पहले ई पॉइंट को बाद में देखते हैं, एफ देख लो, परफॉर्मेंस गारंटी वही आ गया 50%। तो एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट में 4 आइटमें थी, यहां पे कितनी आइटमें और ऐड होगी, 2। एक कौन सी ऐड होगी, प्रेफरेंस शेयर ऐड हो गए, राइट। एक चीज और देखिएगा, देखिए ई पॉइंट, इसलिए मैंने ये थोड़े गोले बनाए हैं आपके लिए, गलती ना हो पेपर में।
100% of amount of bank guarantee provided it is backed by counter collateral guarantee by Indian party। अरे सर ये क्या आ गया? देखो याद करो, हमने कहा था 100% गारंटी आ जाएगी, आप दे रहे हो, राइट? अब थोड़ा सा पॉइंट में ट्विस्ट है, डी से ही ई पॉइंट बना है। दरअसल हुआ क्या, गारंटी किसने दे दी? भारतीय बैंक ने, लेकिन साथ में क्या लिखा? प्रोवाइडेड इट इज बैक्ड बाय, मतलब पैसे इंडियन बैंक की जेब से नहीं जाएंगे। एक बार तो फ्रंट उसी का है कि इंडियन बैंक गारंटी दे रहा है, लेकिन इंडियन बैंक को एक तरह से यूं कह लो गारंटी किसने दे रखी है? आगे आपने इंडियन बैंक खड़ा कर दिया, पीछे कौन हो? आप ही हो। प्रोवाइडेड इट इज बैक्ड बाय काउंटर कहो या कोलेटरल कहो, गारंटी बाय व्हाट? इंडियन पार्टी। तो घूम फिर के एक तरह से गारंटी बाहर वाले को किसने दी है? इंडियन पार्टी ने दी है। थ्रू क्या दे दी है? बैंक दे दी है, राइट? तो सिंपल इस चीज को आप इजी करके भी मेंशन यहां पे थोड़ा लिखना चाहें तो यूं कर सकते हैं, थ्रू बैंक है, और कुछ नहीं। तो दो चीजें नहीं आ गई, प्रेफरेंस शेयर आ गई। नंबर 2 क्या आ गया बेटा? बैंक गारंटी, लेकिन कंडीशन है, प्रोवाइडेड का मतलब ही कंडीशन होता है यहां पे, बैक बाय काउंटर और कोलेटरल गारंटी बाय द इंडियन पार्टी। कहानी आगे बढ़ती है। कहते हैं रिक्वायरमेंट फॉर, या चलिए इस पे बाद में आते हैं हम, रिक्वायरमेंट वाले पे दूसरे हिस्से पे चलते हैं एक बार। अप्रूवल रूट पे देखिएगा, अप्रूवल रूट इन्हीं दो चीजों के लिए, ओडीआई एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए। अंडरस्टूड है। आरबीआई से पूछ के आओ, कब पूछ के आओगे? पहले पूछ के आओगे। तो आरबीआई क्या आपको अप्रूव करेगी या नहीं? कहते कम से कम आरबीआई ये फैक्टर्स तो कंसिडर करेगी आपको अप्रूव करने के लिए। एक, वैलिडिटी और वायबिलिटी ऑफ जेवी वॉस आउटसाइड इंडिया, कि पहली बात जैसे हम कह रहे थे जेवी या वॉस क्या है? हिंदुस्तान के बाहर है, कैसे बनी है? उस देश के लॉज के मुताबिक, और उस देश को नाम हमने क्या दिया? होस्ट कंट्री। तो वो देखिए कि वो वैलिड है या नहीं है। नंबर 2, हिंदुस्तान से आप पैसा लेके जा रहे हो, आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आरबीआई भी जानता है ये बाहर पैसा लेके जा रहा है, लेकिन कमा के लेके आएगा। कोई मूर्ख तो है नहीं ना कि पैसा बांटने थोड़े लेके गया, कमाने लेके गया। इसलिए वो आपके प्रोजेक्ट का वायबिलिटी देखी, उस धंधे में कितना दम है। नंबर 2 जो मैंने बता दिया उसके अंदर कवर हो गया, बेनिफिट्स विच विल अक्रू टू इंडिया ड्यू टू फाइनेंशियल कमिटमेंट। जैसे बोझ जो आया इंडिया में, अडानी गुजरात गया और अडानी ने इन्वेस्टमेंट एक तरह से उसको कमिट कर दी, अगला खुश हो जाएगा। खुश होकर क्या करेगा? 4 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर जाएगा जिससे हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो कई बार साहब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? इनडायरेक्ट। एक टेक्नोलॉजी मिल जाना भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी क्या हो जाती है? बात हो जाती है, राइट? देन आपकी क्या देखेगा? फाइनेंशियल पोजीशन, और आपका क्या देखेगा? ट्रैक रिकॉर्ड। किसका? दोनों का, इंडियन पार्टी का भी एंड फॉरेन एंटिटी का भी। नंबर 4, एक्सपर्टाइज ऑफ इंडियन पार्टी इन सेम और रिलेटेड लाइन ऑफ एक्टिविटी। भाई जिस काम में तुम पैसा लगा रहे हो उस काम में तुम एक्सपर्ट हो या नहीं हो। जैसे अडानी ग्रुप देखिए कितने ज्यादा बिजनेसेस में फैल चुका है, राइट? तो उनका ऑब्वियसली एक्सपर्टाइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके नेचर ऑफ बिजनेसेस इतने हो चुके हैं। तो सिंपल सी 4 चीजें आरबीआई ने देखनी है। क्या देखिए भाई? सबसे पहले तो देखा वो बाहर वाली जो भी आपकी जेवी है या वॉस है वो सही लॉज मतलब वैलिड है, वायबल है, भारत को उससे क्या फायदा होगा। नंबर 3 दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। नंबर 4 क्या देख लिया? भारतीयों की एक्सपर्टीज उस धंधे में जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। और कहता है एक इसके लिए एक फॉर्म भी भरना है आपको, ओडीआई नाम ही फॉर्म का है, थ्रू ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक। मैंने कहा भी था आरबीआई की साइट पे जाके देख लो, सारे बैंक जितने भी आप जानते हो नाम सबके कैटेगरी 1 में दिख जाएंगे। बिना मतलब मैं साइट खोल के ऐसे टाइम नहीं खराब कर रहा मैं आपके लिए। नाउ यहां देखिएगा, रिक्वायरमेंट्स थी फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट इन बोनाफाइड एक्टिविटी। चाहे देखिए ऑटोमेटिक रूट है, अप्रूवल में तो हमने देख लिया था कि वो आरबीआई देखेगा एक्टिविटी सही है या नहीं है, वैलिड है, वायबल है या नहीं है। चाहे ऑटोमेटिक हो, रिक्वायरमेंट्स तो है कि बोनाफाइड एक्टिविटी लीगल होना चाहिए। पता चले आप देश में वैसे ही खास करके आप पंजाब की बात करें तो उधर चिट्टा ज्यादा हो गया है, राइट? ड्रग्स ज्यादा हो चुके हैं। बहुत सारे घर में बड़ी तकलीफ होती है देख के, बहुत बढ़िया बढ़िया घर, बहुत बड़े बड़े घर, 3-3 मंजिला कनाल की बड़ी बड़ी कोठियां, और जिसमें माँ भी ड्रग्स ले रही है, बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, और उन्होंने घर की एक एक चीज बेच दी है। स्पाउट जिसे आप टैप टूटी कहते हैं वो भी, घर के जंगले जिसे आप दरवाजे कह लीजिए वो भी तोड़ तोड़ के 3 मंजिला कोठे, तो ये हाल है कई जगह।
तो इसलिए साहब ऐसा कार्य हो जो लीगल एक्टिविटी हो, क्योंकि देखिए फॉरेन कंट्रीज में आप जानते होंगे ड्रग्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल, सब्सटेंस अब्यूज, हम ये कहें हमारे देश में होता है, भैया वहां पे बहुत खतरनाक लेवल पे होता है। देन इंडियन पार्टी इज नॉट ऑन आरबीआई's एक्सपोर्टर्स क्वेश्चन लिस्ट, या जैसे आप कह सकते हो डिफॉल्टर लिस्ट, मतलब आप आरबीआई की डिफॉल्टर लिस्ट वाले आदमी नहीं होने चाहिए, या यूं कह लो आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, और अंडर एनी इन्वेस्टिगेशन बाय एनी अथॉरिटी लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एटसेट्रा। तो जैसे ये चाहे चाइनीज कंपनी इंडिया में आकर के, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये मोबाइल वाली जिसका नाम है शाओमी, राइट। सो इस तरह से आप नेगेटिव लिस्ट में नहीं होने चाहिए। और एज पर इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय सिबिल और आरबीआई और अदर इंफॉर्मेशन एजेंसी, देखिए आपने सुना होगा जब हम लोन वगैरह लेते हैं सिबिल स्कोर होता है। सिबिल का पूरा नाम क्या, देखिए ये रहा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक स्कोर जारी करती है किस तरह से आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो कहता है बस आप डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली डिफॉल्टर लिस्ट में सबसे पहले कौन डिक्लेयर करता है, सिबिल का स्कोर आता है। तीसरी बात है, कहता है इन्वेस्टमेंट या कमिटमेंट इज राउटेड ओनली थ्रू वन ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, मतलब अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड डीलर है, उसकी एक ब्रांच, मान लो चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में 20 ब्रांचें हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच से ही पैसा जाएगा, मतलब अलग अलग ब्रांच से आप पैसा भेज नहीं सकते। तो ये एक बढ़िया प्रश्न रहेगा, इसे 100% आप स्टार कैटेगरी में डाल लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू कहें या कुछ भी कहें एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्म देखिए वही है जो हमने अप्रूवल रूट में भी देखा, जिसका नाम है ओडीआई। तो अब देखिएगा, जैसे मैं कह रहा था कि भाई ये इंडियन पार्टी कौन है, हमने कहा कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, या एनी अदर एंटिटी हो सकती है, जैसे मैंने कहा था इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये रहा आपके सामने ओडीआई बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप लगा सकते हैं। तो रेजिडेंट में भी सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है और इन एसोसिएशन विद अनदर इंडिविजुअल हो सकता है, स्टिल आपको नाम क्या देंगे, इंडियन पार्टी। ये इंडियन पार्टी की डेफिनेशन में भी हमने यही देखा था, आप अकेले लगाएं या मिलके लगाएं, कहलाएंगे आप इंडियन पार्टी ही। तो ये नोटिफिकेशन आती है 5 अगस्त 2013 से, मतलब पहले नहीं था भाई ये चीज। लेकिन आप पैसा सिर्फ किस में लगा पाएंगे, इक्विटी शेयर्स में एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ 2 जगह। क्या नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर में नहीं, लोन में नहीं, गारंटी में नहीं। और कितना पैसा लगा पाएंगे, देखिए ये सेम वही आ गया, एलआरएस आ गई। तो भैया ये, और वैसे भी दिमाग लगाइए ना, एलआरएस किसके लिए था, आरबीआई वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए था, साथ में मैंने क्या कहा था, एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और एनी ऑफ देम और बोथ। तो ये ओडीआई है क्या, अरे भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का ही हिस्सा है और क्या, इसलिए वो एलआरएस के अंदर डाल के इन्होंने दे दिया, राइट। तो बेटा ओडीआई के ऊपर ये पन्ना थोड़ा महत्वपूर्ण था। अगले पन्ने में थोड़ा सा कंटेंट आप देखेंगे और इतनी उसमें कोई टेंशन वाली बात आपको नजर नहीं आएगी। देखिए कहता है साहब कुछ रोक है ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रोड, इसको याद कीजिएगा। जैसे पीआरओआई के ऊपर प्रोहिबिशन थी, जो मैं आपको रिकॉल वैल्यू दे के भी आया हूं, कि वो भारत में पैसा इन 5 कामों में नहीं लगा सकता, वो चिट फंड वाले, निधि कंपनी वाले, राइट। तो ये है इंडियन पार्टी नहीं लगा सकती कि आप इन कामों के लिए पैसा आप बाहर नहीं लगा सकते बिना किससे पूछे, आरबीआई अप्रूवल के। डेट मीन्स आपको ऑटोमेटिक रूट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेट मीन्स अगर आप इंडिविजुअल हो आपको एलआरएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इस कार्य में। अगर कहता है वो फॉरेन एंटिटी इस काम में इन्वॉल्व है, जैसे पीआरओआई के लिए था कि अगर वो इंडियन एंटिटी में पैसा लगा रहा था, अगर हम कह रहे थे वो इंडियन एंटिटी किस काम में इन्वॉल्व है, रियल एस्टेट में, देखो वही आ गया रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट के अंदर ही देखो टीडीआर भी आ गया, बाइंग एंड सेलिंग और टीडीआर, लेकिन एक्सेप्शन से वही आ गई जैसे वहां पे भी थी, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेमिसेस, रोड्स, ब्रिजेस, सेम वही आ गया, राइट। तो रियल एस्टेट और टीडीआर, ये 2 पॉइंट मैं इसको वैसे याद रखता हूं जो पीआरओआई के ऊपर रोक थी, 2 पॉइंट आ गए। तीसरा, आप बैंकिंग बिजनेस में बाहर पैसा नहीं लगाएंगे बिना किससे पूछे, आरबीआई, क्योंकि आप समझ सकते हैं बैंकों का बाप ही कौन है, आरबीआई है। हम मना थोड़े कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं बिना आरबीआई से पूछे नहीं करोगे भाई। तीसरी बात, एन ओवरसीज एंटिटी हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय इंडियन पार्टी इन इट्स इक्विटी, कहता वो जो बाहर वाली एंटिटी है ना, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है बाय इंडियन पार्टी इन इट्स व्हाट, इक्विटी।
तो कहता, देखिए ये पॉइंट थोड़ा नहीं रादर काफी हम इसे टेक्निकल कह सकते हैं। कहता बाहर की एंटिटी हो, लेकिन ऑलरेडी एक इंडियन पार्टी का ने आपके अंदर क्या लगा दिए हैं, पैसे लगा दिए हैं, किस में लगा दिए हैं, इक्विटी से। मतलब वैसे हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या देखा बेटा, लोन भी देखा, गारंटी भी देखा, तो ये तो लगे हुए हैं। लेकिन कहता बस हम रोक किस पे लगा रहे हैं, ये बाहर वाली एंटिटी, सच ओवरसीज एंटिटी कैन नॉट ऑफर व्हाट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू व्हाट, इंडियन रुपीज। बस ये हम कह रहे हैं कि वो एंटिटी क्या ना बेचे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसके बारे में देखिए हम थोड़ा सा कहां पढ़ के आते हैं। ऑब्वियसली इसी एक्ट में सेक्शन 44A में, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड, राइट। और वैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन याद कीजिएगा, आईबीसी में हम पढ़ के आते हैं, और चाहे वो इंश्योरेंस हो, अंडरराइटिंग हो, कुछ भी हो। कहता अगर बस वो कौन सा काम ना करे, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसे ना दे जो लिंक्ड हो किसके साथ, इंडियन रुपीज। मतलब कहना क्या चाह रहे हो, और कहना हम ये चाह रहे हैं आप बाहर लगाओ पैसे, लेकिन इंटेंशन क्या है, बाहर लगाओगे जितना पैसा लगाओगे कुछ ना कुछ प्लस करके कहाँ आए, इंडिया में आए। लेकिन अगर वो बाहर वाली एंटिटी ही सामान बेच रही है, और वो भी किस में बेच रही है, इंडियन रुपीज में, दैट वॉन्ट सर्व द पर्पस, राइट। जैसे क्यों कह लीजिए, लाइक आपने सुना होगा निफ्टी वगैरह में भी पैसे लगाए जाते हैं। एक होता है शेयरों में पैसा लगाना, एक है उसके इंडेक्स में क्या लगाना पैसे। तो लाइक स्टॉक इंडेक्सेस लिंक्ड टू इंडियन मार्केट, रुपी एक्सचेंज रूट्स, मतलब जहां पे रुपए के साथ आपका कन्वर्जन आ गया, आप वहां पे पैसे नहीं लगाएंगे। तो भारतीयों को बिना आरबीआई से पूछे 3 जगह पे रोक लगाई गई है। एक रियल एस्टेट आ गया, टीडीआर आ गया, एक्सेप्शन देखिए सेम वही रहेगी जो आपने पहले ही पढ़ी, बैंकिंग बिजनेस आ गया। तीसरा है माना इक्विटी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है किसी बाहर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एंटिटी क्या ना दे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ना दे लिंक टू व्हाट, इंडियन रुपीज। देयर आफ्टर मेथड्स ऑफ फंडिंग फॉर ओडीआई। अरे आप बाहर पैसा लगा रहे हो, आपके पास पैसे कहां से आए, आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। कहता है ड्रॉल, ऑब्वियसली आप फॉरेन एक्सचेंज लोगे किससे, ऑथराइज्ड डीलर से, या कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स आप बाहर करते हो, ठीक है, बाहर से क्या आया, पैसा आया, वो आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज मींस बाहर के किसी एंटिटी में लगा दिया आपने। तीसरा स्वैप ऑफ व्हाट, शेयर्स। तो स्वैप ये एसएफएम वगैरह में आप डिटेल में डेरिवेटिव पढ़ के आते हो। तो ऑब्वियसली हमने किसी बाहर की कंपनी के क्या ले लिए, शेयर ले लिए, और उसे कौन से शेयर दे दिए, मे बी अपने। तो एक तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो होगी, और हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट में या ओडीआई में देखा भी यही था कि आपने पैसे किस में लगाए हैं, कैपिटल में। देन प्रोसीड्स ऑफ ईसीबी, व्हाट इज ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जिसके ऊपर हम अलग से रेगुलेशन पढ़ेंगे, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये देखिए डिटेल में अलग से चीज आ गई। देन रेजिंग, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये तो लिमिट के अंदर आएगा भी नहीं। अगर आपने पैसा एडीआर जीडीआर या कहां से उठाया, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट से उठाया, ये हमने कहा था, वो लिमिट के अंदर आएगा भी नहीं। देयर आफ्टर लास्ट में कहते जनरल परमिशंस बाय आरबीआई टू पीआरआई फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ये जनरल परमिशन है, आरबीआई ने दी है, किसको दी है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो याद कीजिएगा हमने वैसे ही पढ़ा था, शेड्यूल नंबर 1 पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में पढ़ा था, रेड विथ सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 पढ़ा था कि पीआरआई फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह में पैसा लगा सकता है, या पीआरवाई इंडियन सिक्योरिटीज में पैसा वगैरह लगा सकता है। कहता परचेज या सेल की बात है, तो ऑब्वियसली आरएफसी अकाउंट में से जो मर्जी करो, वैसे कोई रोक नहीं है, राइट। या फिर देखिए अगर आपने शेयर्स ले लिए हैं एज बोनस शेयर्स ऑन एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ शेयर्स इन फॉरेन करेंसी, अगर आपने बाहर के किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, अगर वो कंपनी आपको बोनस शेयर दे रही है, तो बोनस शेयर तो किस में आते हैं, मुफ्त में आते हैं। ऑलरेडी आपके पास शेयर्स किस में है, फॉरेन करेंसी में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात कहता है इफ नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया, राइट, याद कीजिएगा आरबीआई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 5 शेड्यूल 3 में हमने बात की थी, वो टेम्परेरी स्टे इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए। तो हमने कहा था नेट सैलरी तक का आप रेमिटेंस कर सकते हैं। ये वही है, आप डेपुटेशन एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट या प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में आए हैं।
आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आउटसाइड इंडिया, तो ऑब्वियसली आप तो हो ही बाहर के आदमी, तो बाहर आपके क्या पड़े होंगे, पैसे पड़े होंगे, तो उसमें से जो भी आपने सिक्योरिटीज खरीदनी बेचनी करो, इसमें टेंशन वाली बात क्या। तो ये थी कुछ नॉर्मल सी चीजें। इसके साथ आइए एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं। तो बेटा जी ओडीआई जिसका एनालिसिस ये निकलता है, भारत के बाहर फॉरेन एंटिटी में आप पैसा लगा रहे हो, जेवी होगी वो या क्या होगा, होली ऑन्ड सब्सिडरी होगा। अब सबसे पहले और दूसरी बात आप याद रखें, ये कुछ रेगुलेशंस हैं 2004 की हैं, किससे रिलेटेड है, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले जेवी या बॉस एनालिसिस निकला था, दोनों का डेफिनेशन सेम है कि ज्वाइंट वेंचर या बॉस कहां पे है, एक होस्ट कंट्री में है, जहां पे इनका इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन हुआ उनके लॉज के मुताबिक, जिसके अंदर इंडियन पार्टी क्या लगा रही है, पैसे लगा रही है। लेकिन बॉस में कितना पैसा लगा रही है, इंटायर शेयर कैपिटल। और होस्ट कंट्री का भी डेफिनेशन इसके साथ निकल के आता है, सिंपल वही, फॉरेन एंटिटी है जिस देश में इंडियन पार्टी पैसा लगा रही है। इंडियन पार्टी में 4 बातें निकलती हैं, कंपनी, बीसी, फर्म एंड इंक्लूड्स में लिखा कोई और नोटिफाइड बाय व्हाट, आरबीआई, जिसमें किसको लॉ किया गया है, इंडिविजुअल को भी। इंडिविजुअल में हमने क्लियर पढ़ा, उनके लिए कितना अलाउड है, 2.5 लाख एलआरएस वाली। और अगर आप किसी के साथ मिलकर भी करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, स्टिल आप क्या कहलाएंगे, इंडियन पार्टी ही कहलाएंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट है हम वो देखते हैं, 2 प्रकार की डेफिनेशन हमें नजर आती है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया और एक वर्ड नजर आता है फाइनेंशियल कमिटमेंट। जिन दोनों में फर्क क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट में 4 चीजें दिखती हैं, इक्विटी में पैसा, लोन में पैसा, 100% गारंटी में, और परफॉर्मेंस गारंटी हो तो 50%। लेकिन जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हमें नजर आता है पैसा कैपिटल में लगाया जा रहा है। ये स्वाभाविक है अगर वो प्रोप्राइटरशिप है, या फिर अगर वो कोई कंपनी वगैरह है तो उसके ऑब्वियसली कहां लगाया जा रहा है, शेयर्स में। वो कंपनी आप नई बना भी सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम, या हमने कहा किसी एग्जिस्टिंग के आप शेयर ले सकते हैं। कहां से लीजिए, ओपन मार्केट से लीजिए आप, स्टॉक एक्सचेंज से लीजिए आप, या फिर हमने कहा था प्राइवेट प्लेसमेंट से। बढ़िया चीज ये थी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। तो भैया इतना चाहिए डेफिनेशन। 2 रूट है, तो देखिए ऑटोमेटिक रूट में स्वाभाविक है आरबीआई का अप्रूवल नहीं लेना होता है। यहाँ लिमिट कितनी होती है, 400% होता है नेटवर्थ का, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। लेकिन अगर ये 400% एक्सीड कर जाए, मतलब एक फर्दर लिमिट और क्रिएट हो जाती है, 1 बिलियन को अगर ये एक्सीड कर जाती है यूएसडी और इट्स इक्विवेलेंट, तो भाई साहब आपको क्या लेना पड़ जाता है, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब हम अप्रूवल रूट में जाते हैं, आरबीआई से अप्रूवल लेते हैं, वो 4 बातें देखता है। एक देखता है कि वो वहां पे जेबी वॉस वैलिड है, वायबल है आपका प्रोजेक्ट, एंड नंबर 2 वो देखता है आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, इवन फॉरेन एंटिटी की भी, और आपका तजुर्बा, इंडियन जो पार्टी है उसका एक्सपर्टाइज इससे रिलेटेड क्या है, और भारत को होने वाले इससे फायदे। दोनों रूट में एक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपने पैसा लेना होता है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक से, और ध्यान दीजिएगा आपने पैसा लेना होता है सिर्फ किससे, एक ही उसकी ब्रांच से, और फॉर्म का नाम है ओडीआई ही नाम है। तो जब हम पढ़ते हैं ये अपना ऑटोमेटिक रूट, तो इसमें आप रुपया किस ढंग से लगा रहे हैं, तो हमने देखा, चलिए वो जैसे मर्जी लगाएंगे, लेकिन हमने इसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट वाली जैसे मर्जी, वो 4 पॉइंट हो गए, लेकिन हमें 2 पॉइंट अलग से नजर आए। हमें प्रेफरेंस शेयर नजर आया और हमें बैंक गारंटी नजर आया, लेकिन बैंक गारंटी के साथ क्या था, काउंटर या कोलेटरल गारंटी किसी भारतीय पार्टी ने दी थी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये लिमिट्स वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पैसा किससे लगाते हैं, ईईएफसी अकाउंट में से या एडीआर जीडीआर से रेज करके। इसके अलावा भी देखिए पैसे के सोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं। इसके अलावा भी हमने पैसे के सोर्सेज की बात करी है यहाँ पे, कि आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट हो सकता है, आप एडी से पैसा लीजिए, ईसीबी से पैसा वगैरह रेज कर सकते हैं, इवन स्वैप हो सकते हैं। और दूसरा है, एक रोक भी है बिना आरबीआई से पूछे, इस धंधे में बाहर के एंटिटी में आप नहीं लगाएंगे। एक वही आ गया, रियल एस्टेट, टीडीआर आ गया, बैंकिंग बिजनेस आ गया, या वो जो बाहर की एंटिटी है वो कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट ना ऑफर करे जो भारतीय मुद्रा रुपीज के साथ क्या हो, लिंक्ड हो। देन देखिए एंड में जनरल परमिशन, ये नॉर्मल सा ऐसे बेकार से पॉइंट था कि आरएफसी अकाउंट में से जो मर्जी शेयर खरीदो बेचो, अगर आप पीआरआई हो बोनस शेयर भी ले सकते हो, और कोई और व्यक्ति जो भारत में टेम्पररी स्टे के लिए आया है वो भी अपने बाहर के रिजर्व्स में से जो मर्जी सिक्योरिटीज वगैरह खरीदे बेचे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके साथ इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।